स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। जैसा कि हमने कल जो है एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में जाना था, कार्य सरलीकरण क्या होता है, उसके कई सारे हमने देखे थे, अनौपचारिक और औपचारिक प्रोसेस देखे थे। तो इनमें जो है 3 बातें रह गई थी, तो आपको बता दूं। सबसे पहले तो पांचवें चार्ट की जो अवधारणा है वो दी थी श्रीमती गिलबर्ट। पांचवें चार्ट की अवधारणा श्रीमती गिलबर्ट ने दी थी। और मांसपेशियों की थकान जो है, मांसपेशियों की थकान किसके द्वारा मापी जाती है? आर्गोमीटर के द्वारा जो है मांसपेशियों की थकान को मापा जाता है। एक चीज थी डवटेलिंग का मतलब होता है एक साथ कई सारे कार्यों को निपटाना या क्रियान्वयन करना। तो हमने ये जो 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। जो पांचवें चार्ट है उसकी अवधारणा श्रीमती गिलबर्ट ने दी थी। और मांसपेशियों की थकान जो है आर्गोमीटर के द्वारा मापी जाती है। साथ ही डवटेलिंग का मतलब होता है एक साथ कई सारे कार्यों को क्रियान्वित करना। तो आज हम जानेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में, और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आ जाइए कॉपी और पेन लेकर, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मनी मैनेजमेंट होता क्या है? मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है धन का इस तरह से व्यवस्थापन करना, इस तरह से उसको उपयोग में लेना कि कम से कम धन खर्च करके, कम से कम रुपए खर्च करके हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकें, अच्छी से अच्छी योजनाओं को बना सकें। मनी मैनेजमेंट जो है उसे आप इस तरह से जान सकते हैं, जैसे कि मनी आय कैसे प्राप्त होती है? प्रयत्न के द्वारा। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं प्रयत्न। एक तो होता है मानसिक और एक होता है शारीरिक। ये 2 प्रयत्न किए जाते हैं और इसके द्वारा हमें आय प्राप्त होती है। तो मानसिक जो प्रयत्न होता है वो तो जैसे कि अध्यापक, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये सब क्या है, इनके द्वारा जो है मानसिक प्रयत्न किया जाता है, उसके बदले में इन्हें जो है सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जो है शारीरिक प्रयास जो होता है, ये मजदूरी करने वाले जो वर्ग होते हैं उनके द्वारा जो है शारीरिक श्रम किया जाता है, उसके बदले में उन्हें मजदूरी दी जाती है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए। जो मानसिक प्रयास है इसके अंतर्गत सैलरी दी जाती है, और शारीरिक प्रयास के अंतर्गत जो है मजदूरी दी जाती है, मजदूरी या जिसे दिहाड़ी भी बोला जाता है। तो अब हम बात करेंगे उपार्जित और अनुपार्जित के बारे में। आय के उपार्जन के 2 तरीके हैं, 2 टाइप्स होते हैं। उपार्जित तो हम जब जैसे कि मैंने आपको बताया शारीरिक और मानसिक प्रयास, इनमें से जो भी प्रयास हम करते हैं और उसके द्वारा जो हमें आय मिलती है वो किसके अंतर्गत आएगी? उपार्जित आय के अंतर्गत। और अनुपार्जित आय के अंतर्गत वो आय आएगी जिसमें हम मेहनत नहीं करते, हमें जो है स्वयं ही ये चीजें मिल जाती है। जैसे कि बेटा है उसे अपने पिता की संपत्ति का मिल जाना, या फिर अगर बीएसएफ वगैरह में कोई है या आईएएस वगैरह है तो उन्हें बाकी सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि उन्हें क्वार्टर मिल रहा है, उन्हें कार मिल रही है आने जाने के लिए, उनका जो किराया है वो बच जाता है। तो ये सारी चीजें जो है अनुपार्जित आय के अंतर्गत आ जाएगी। उपार्जित के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे कि टीचर है, डॉक्टर, मजदूरी, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? उपार्जित आय के अंतर्गत, जिसके अंदर हम प्रयास करते हैं और उसके द्वारा हमें धन की प्राप्ति होती है। इसमें कोई प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि स्वयं ही ये जो है सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि आईएएस है, बीएसएफ है, और उसके अलावा बेटे को पिता की संपत्ति। तो ये क्या है? अनुपार्जित आय के अंतर्गत आएगा। और ये आ भी सकता है, आपको इस तरह से ऑप्शन में दिया जा सकता है कि ये 1-2 ऑप्शन आ जाएंगे
कि आप बताइए इसमें से अनुपार्जित आय कौन सी है या इनमें से उपार्जित आय कौन सी है कौन सी नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपार्जित आय क्या होती है और अनुपार्जित आय क्या होती है। और ये जो मजदूरी है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है ठेके पे यानी कार्य के अनुसार, और इसमें समय के अनुसार। तो मजदूरी को दो भागों में बांटा गया, कार्य के अनुसार और समय के अनुसार। कार्य के अनुसार क्या होता है, एक फिक्स जो है उन्हें बता दिया जाता है कि आपको ये वाला एक कमरा आपको तैयार करना है और इसका कोई फिक्स समय नहीं होता है। जो मजदूर होते हैं वो अपने हिसाब से इसको बनाते हैं, परंतु इसमें जो है ये ईमानदारी से कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें इनके रुपए भी जो कार्य जितना ये बढ़ाते जाएंगे, जितना आगे आगे उसके इनका समय भी व्यर्थ होगा और इन्हें दूसरी मजदूरी नहीं मिल पाएगी। तो इसके अंतर्गत जो है ये ईमानदारी से कार्य करते हैं, ईमानदारी के साथ कार्य। और समय के अनुसार जो है इनको एक समय दे दिया जाता है कि आपको 2 दिन में ये मकान जो ये एक कमरा बनाना है। तो ये जो है समय के अकॉर्डिंग होता है और इसमें जो है मजदूर अपने हिसाब से जो काम है उसको बढ़ाते जाते हैं, ताकि समय जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा इनकी मजदूरी बनती जाएगी। तो ये जो है इसमें मजदूर जो होते हैं वो ईमानदारी नहीं रखते हैं, बल्कि ये अपने हिसाब से समय को बढ़ाते जाते हैं, काम को बढ़ाते जाते हैं, ताकि आगे से आगे इनकी मजदूरी बढ़ती जाए। बात कर लेते हैं किराए के बारे में। किराया, नेक्स्ट है किराया और उसके बाद में आएगा बोनस। किराया जब हम अपने घर का कोई एक हिस्सा या कोई कुछ कमरे जो खाली रखे हुए हैं अगर आप उसको किराए पे चढ़ा देते हैं तो उसके बदले में प्रति माह जो रुपए मिलते हैं वो किराए के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है दुकानें भी किराए पर चढ़ाई जाती है, उसके हिसाब से उन्हें किराया मिल जाता है। नेक्स्ट जो है बोनस है। बोनस जो है कंपनी में अगर जो बॉस है अगर उसको उसका काम पसंद आ रहा है, कलीग का काम पसंद आ रहा है, तो वो उस हिसाब से बोनस देते हैं। या फिर फेस्टिवल सीजन जो होते हैं, फेस्टिवल सीजन में जैसे कि होली है, दिवाली है, होली दिवाली, तो ये जो बड़े त्योहार होते हैं इन पे जो है बोनस दिया। अब बात कर लेते हैं परिवार की आय। पारिवारिक जो आय होती है, पारिवारिक आय है ये, परिवार की आय समझ लीजिए आप, परिवार की आय को प्रभावित करने वाले तत्व। तो परिवार की जो आय आ रही है उसको किस तरह से ये चीजें प्रभावित करते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति का मतलब है मुद्रा यानी रुपए यानी पैसा मतलब पहले के समय में आपकी दादी नानी वगैरह हैं उनसे आप पूछेगा कि 1 रुपए में वो कितनी सारी चीजें खरीद लेते थे। पहले के समय में क्या होता था, रुपया महंगा होता था और वस्तुएं सस्ती होती थी, इस वजह से महंगाई नहीं थी और कम रुपए में भी अच्छी चीजें आ जाती थी। और आज के ज़माने में रुपया सस्ता है और वस्तुएं महंगी है, इसी वजह से ये महंगाई है। तो जो मुद्रा यानी जो धन है, जो पैसा जो है उसकी क्रय शक्ति भी पारिवारिक आय को प्रभावित करती है, क्योंकि जहाँ पहले जो है 1000 में घर का खर्चा चल जाता था, वहीं आज 15-20 हज़ार लगा के भी पूरा महीना नहीं चल पाता है। तो ये जो मुद्रा की क्रय शक्ति है ये भी पारिवारिक आय को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है वास्तविक आय। वास्तविक आय का मतलब होता है एक गृहिणी जब घर में कार्य कर रही है, जैसे मान लीजिए वो ट्यूशन जैसे कि अपने बच्चों को पढ़ा रही है, अगर वो नहीं पढ़ाती तो क्या करना पड़ता, बच्चों की ट्यूशन लगानी पड़ती, घर की साफ सफाई कर रही है, अगर वो नहीं कर रही है तो क्या करना पड़ेगा, आपको घर में नौकर लगाने पड़ेंगे काम करने के लिए, उससे भी रुपए देने पड़ेंगे, खाना बनाने के लिए भी रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या होगा, इन सब में जो है पैसे खर्च होंगे और ये जो पैसे खर्च होंगे ये क्या होंगे, वास्तविक। एक गृहिणी जो होती है इन सभी कार्यों को कर लेती है और ये उसकी एक वास्तविक आय कहलाती है। जैसे कि वो बच्चों को पढ़ाना, घर की साफ सफाई, खाना बनाना। तो इन सब में अगर हम अलग से अगर देखते हैं, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी सारा धन व्यय हो जाता है,
जबकि जो गृहिणी है, अगर एक कुशल गृहिणी है तो वो इन सब कार्यों को करके रुपए बचाती है और यही जो है वास्तविक आय कहलाएगी। नेक्स्ट है कुशल गृह प्रबंध। एक कुशल गृह प्रबंध, गृहिणी जो होती है अगर कुशल प्रबंधक है तो घर उसका बहुत अच्छे से चलता है। वहीं अगर गृहिणी कुशल प्रबंधक नहीं है तो उसके घर में बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं होती और परिवार में रुपए की हमेशा कमी बनी रहती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई गृहिणी वस्तुओं का सही से उपयोग जानती है, वो जानती है कि हाँ हमारे घर में छोटी छोटी चीजें हैं, उनका उपयोग करके हम अच्छे कार्य को कर सकते हैं, तो वो क्या करेगी, इन सब चीजों को उपयोग में लेकर कार्य को पूर्ण करेगी। जबकि जो अकुशल गृहिणी होगी वो क्या करेगी, वो एक्स्ट्रा खर्चा करती रहेगी। जबकि कुशल, मान लीजिए जैसे कि हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, अगर कुशल गृहिणी है तो वही चीज़ों, उन्हीं चीज़ों को खरीदेगी जिनकी ज़रूरत है, आवश्यकता है। और जबकि अकुशल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जबरदस्ती के कुछ लोग होते हैं कि एक्स्ट्रा जो है खरीदते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं, जबकि घर में उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये जो है कुशलता पर भी हमारी जो परिवार की आय है, कुशलता भी घर की आय को प्रभावित करती है। बात करते हैं परिवार के स्वरूप के बारे में। परिवार का स्वरूप अगर एकाकी है या फिर सामूहिक परिवार है। सामूहिक परिवार, एकाकी परिवार जो होता है उसमें पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। उसके अलावा उनके परिवार के और तो सदस्य होते ही हैं, जैसे कि उनके भाई बहन हैं, वो अलग अलग रहते हैं। तो इससे क्या होता है, घर का रेंट देना पड़ता है, अलग अलग जो घर में रह रहे हैं तो अलग अलग घर का रेंट देना पड़ता है, अलग अलग बिजली का बिल देना पड़ता है। तो इस एकाकी जो परिवार होता है इसमें पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। वहीं सामूहिक परिवार जो है उसमें जो है हमें वास्तविक आय भी प्राप्त होगी, क्योंकि परिवार के सदस्य ही आपस में मिलकर सभी कार्य को निपटा लेंगे और उन्हें एक्स्ट्रा किसी नौकर को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये ही हमारी बचत हो गई। दूसरा जो है अलग अलग घर में नहीं रहना पड़ेगा, अलग अलग बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या है, पैसे बचेंगे। एकाकी परिवार में पैसे खर्च होंगे, जबकि सामूहिक परिवार में पैसे जो हैं बचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो परिवार है खुशहाल रहेगा। नेक्स्ट है वस्तु और सेवाओं का उचित उपयोग। अगर एक गृहिणी या घर के सभी सदस्यों को वस्तु और सेवाओं का सही से उपयोग करना आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपए बचा सकती है और अपने घर के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है। नेक्स्ट है सामुदायिक निधियों का उपयोग। सामुदायिक का मतलब होता है पब्लिक जो सुविधाएं होती है, जैसे कि पार्क है या फिर ये स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, ये सामुदायिक भी होते हैं। तो अगर जो गृहिणी है या घर के सदस्य इनका उपयोग करते हैं तो 100 रुपये की बचत होती है। वहीं हम अगर प्राइवेट चीज़ों का यूज़ करते हैं, मान लीजिए हॉस्पिटल है, जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें रुपए बचते हैं, जबकि प्राइवेट में फीस ही बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर की फीस जो है हजार तक पार हो जाती है। दवाइयों का खर्चा है, सब मिला के जो है काफ़ी सारा खर्चा होता है। तो जो है इस तरह से हम गवर्नमेंट जो चीज़ों का उपयोग करके रुपए को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवार की भोगवादी नीति। अगर परिवार के सदस्यों में भोगवादी नीति है, उनका रहन सहन जो विलासिता वाला है, सदस्य भोगवादी नीति के हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है विलासिता में बिताते हैं। कमाने का उनके कोई सोर्स ही नहीं है, मतलब एक ही जना कमा रहा है और बाकी सब गंवा रहे हैं, तो क्या होगा, पैसे बचेंगे नहीं और घर में हमेशा अव्यवस्था फैली रहेगी, दरिद्रता फैली रहेगी। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में। आय के स्रोत जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के हमने कितने भागों में बांटा है, इसे 3 भागों में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आय को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। देख लेते हैं कौन कौन से। मौद्रिक आय, रियल आय या इनकम लिख लीजिए इसको आप, या फिर मानसिक आय। पहला है मौद्रिक आय। मौद्रिक का मतलब होता है पैसा। मौद्रिक आय का मतलब होता है जो आय हमें पैसों के रूप में प्राप्त होती है। पैसों के रूप में ये आय क्या प्राप्त होती है, पैसों के रूप में प्राप्त होती है, ये हमें धन के रूप में प्राप्त होती है। वही रियल इनकम यानी वास्तविक जो आय होती है, जो कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, रियल इनकम जो है वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है। वही मानसिक आय जो है खरीदी गई जो वस्तुएं हैं, जो खरीदी गई वस्तुएं उनसे जो हमें पीस मिलता है,
संतुष्टि मिलती है उसे हम मानसिक आय के अंतर्गत रखते हैं। मान लीजिए मैंने कोई सूट खरीदा और उसको खरीदने के बाद मुझे इतना पसंद नहीं आया, उसे ना ही मैंने पहना और उसे रख दिया, दुखी होके रख दिया, तो क्या हुआ, मेरे को एक मानसिक संतुष्टि नहीं मिली। वहीं मैंने पहले तो मैंने क्या किया था, बहुत महंगा सूट खरीदा था, पसंद ही नहीं आया और उसको रख ही दिया। उसके बाद में दूसरा जो मैंने एक सस्ता सूट खरीदा, उसे बड़े मन से पहना और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, तो मुझे क्या प्राप्त हो गई, मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो गई। जो वस्तु हम खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद में हमें लगता है कि हाँ हमें ये सही लग रही है, हमें मानसिक संतुष्टि मिल रही है उससे, तो वो क्या किसके अंतर्गत आ जाएगी, मानसिक संतुष्टि के अंतर्गत। जो रियल इनकम है इसे भी दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय ये क्या है, बिना पैसे खर्च किए प्राप्त होती है, बिना पैसे खर्च किए। जैसे कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, आईएएस है, बीएसएफ वाले, ये सारे, इनको क्या है, एक्स्ट्रा जो है कई सारी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रदान करती है, रहने की सुविधा प्रदान करती है, आने जाने के लिए कार देती है, उनको है ना बाहर घूमने के लिए भी किराया वगैरह, उनके सब चीज़ें फ्री होती है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आ जाएगी। और अप्रत्यक्ष आय जो है, इसमें हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं और पैसे खर्च करके हम वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो ये इस तरह से आपने देख लिया टाइप्स ऑफ इनकम कितने हैं, 3 हैं। ये पूछा जा सकता है कितने होते हैं, 3 होते हैं। और रियल इनकम जो है उसके 2 उपभाग भी हैं, कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। टाइप्स ऑफ इनकम एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं। मौद्रिक आय जो कि पैसों के रूप में प्राप्त होती है, रियल इनकम जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है, वहीं जो मानसिक आय है, जो वस्तुएं सेवाएं हमने ली हैं उसके द्वारा अगर हमें मानसिक संतुष्टि मिल रही है तो हमारी मानसिक आय कहलाएगी। और वस्तु और ये जो वास्तविक या रियल इनकम जो है, इसे 2 भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इनकम वो होती है जो कि जैसे कि बीएसएफ है, आईएएस वगैरह होते हैं, या बेटा जो है उसे अपने पिता से जो संपत्ति मिली है वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगी, प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगी। वहीं अप्रत्यक्ष आय जो है, पैसे खर्च करके जो वस्तु हम खरीदते हैं वो अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। बात कर लेते हैं खर्च के बारे में, यानी व्यय, जिसको व्यय आपको एग्जाम में व्यय भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। व्यय भी बोलते हैं इसको, खर्च भी बोलते हैं। जब हम जब आय कर रहे हैं, कुछ भी हमें रुपए, हम पैसे कमा रहे हैं, तो इसलिए कमा रहे हैं, खर्च करने के लिए कमा रहे हैं, तो खर्चे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। खर्चे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फिक्स, यानी निश्चित। ये तो निश्चित ही होते हैं, जैसे कि स्कूल की फीस है, इसके अंतर्गत स्कूल फी, मकान किराया, राशन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ये महीने में फिक्स होते हैं और हमेशा हमें करने ही पड़ते हैं, इसको बिना किए हमारा काम नहीं चलता। इसके अलावा सेमी फिक्स है। सेमी फिक्स का मतलब होता है अर्धनिश्चित। ये जो है जरूरी नहीं होते इतने कि इनको तुरंत ही करना है, लेकिन जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जिसकी बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी, या फिर घूमने जाना है, बर्थडे पार्टी है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और अन्य के अंतर्गत हमारे कुछ व्यक्तिगत खर्चे आएंगे, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, और बाकी हमारे कई सारे व्यक्तिगत खर्चे होते हैं, जैसे कि मोबाइल का खर्चा है, ये सब चीज़ें। और या फिर हमें घूमने जाना है, ये सब चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगी, अन्य के अंतर्गत। हमने आय के कितने टाइप्स देख लिए, खर्चे के जो व्यय के जो है 3 टाइप देखे, फिक्स, सेमी फिक्स और अन्य। फिक्स का मतलब निश्चित होता है, मतलब ये हमें करना ही पड़ता है, इनको बिना के हमारा काम नहीं चलता है, जैसे कि स्कूल फी है, मकान का किराया, राशन है, ये सब चीज़ें। हाँ, राशन में हम कुछ चीज़ों को कम जरूर कर सकते हैं, पर हमें राशन लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट है सेमी फिक्स, यानी अर्धनिश्चित। ये फिक्स जरूरी होते हैं कि करना ही है। बर्थडे पार्टी आपको अगर मनानी है, मान लीजिए
ऐसा हो सकता है कि बर्थडे पार्टी घर में मनाएं या होटल में मनाएं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है बाहर जाके पार्टी करने का तो आप करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अगर हमने बर्थडे पार्टी बाहर जाके मनाई तो हमारा बजट एकदम डगमगा जाएगा, तो आप उसे घर में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। वहीं अन्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत खर्चे आ जाएंगे, जैसे कि ब्यूटी पार्लर है या मोबाइल बिल वगैरह है। तो हमने जान लिया ये कौन कौन सी आय यानी कौन कौन से खर्चे होते हैं। फिक्स होता है, सेमी होता है और अन्य होता है। अब हम जानते हैं आय खर्चा जो होता है, व्यय होता है, उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। तो व्यय यानी खर्चे को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने जाना था कि आय को प्रभावित करने वाले तत्व, उसी तरह से है ये भी। तो यहाँ पर है परिवार की आय। परिवार में कितने लोग इनकम कर रहे हैं, कितने लोग कमा रहे हैं, इस पर हमारा खर्चा डिपेंड करता है। अगर परिवार में एक ही व्यक्ति कमा रहा है तो खर्चे भी उसी हिसाब से जो है किए जाते हैं। जबकि अगर परिवार में 2-3 व्यक्ति कमा रहे हैं तो खर्चे उस हिसाब से किए जाते हैं, और वो परिवार जो है ज़्यादा खुश रहता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग कमाते हैं और इससे वो अपने फ्यूचर के लिए सेव भी कर पाते हैं। नेक्स्ट है आय। परिवार की आय कितनी है, मतलब हर व्यक्ति जो है 20-25 हज़ार कमा रहा है या 50 हज़ार कमा रहा है, कितनी इनकम आ रही है, ये चीज़ भी हमारे खर्चे को प्रभावित करती है। मतलब जितनी हमारी आय होगी उतना ही तो हम खर्चा करेंगे। जैसा कि कहावत है, जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए, यानी जितनी हमारी आय होगी उतनी ही हम खर्चा कर पाएंगे। नेक्स्ट है रहने का स्थान। रहने का स्थान, अगर आप शहर में रह रहे हैं, तो क्या होगा, शहर में जो है सारी चीज़ें महंगी होती हैं, घर का किराया वगैरह ये सब चीज़ें भी बहुत महंगी होती हैं। जबकि वहीं पर गांव के अंदर चीज़ें महंगी नहीं होती, सस्ती होती है। बॉम्बे में अगर आप एक छोटा सा कमरा भी ले रहे हैं तो वहाँ का किराया क्या लगभग कितना हो जाएगा, 10 हज़ार तक होता है कई बार। जबकि वहीं पर जो बड़ा आप अगर कमरा ले रहे हैं, काफ़ी बड़ा कमरा ले रहे हैं, तो गाँवों में जो है सारी चीज़ें सस्ती होती हैं और ये भी खर्चे को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है गृहिणी कुशलता। गृहिणी कुशलता जो है प्रभावित करेगी खर्चे को, क्योंकि अगर गृहिणी कुशल होगी तो वो देख के खर्च करेगी कि हाँ ये ज़रूरत है कि नहीं इसकी, या इसको किस तरह से खर्च करना है। अगर वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी, वहीं पर अगर गृहिणी हर चीज़ के लिए नौकर लगा ले या फिर सभी कार्यों को सोचे कि नौकर से करवाए जाए, तो क्या होगा, खर्चा ज़्यादा होगा और परिवार की आय भी इससे प्रभावित होगी। इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, और आज हमने चर्चा की मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट के कई सारे हमने देखा कि किस तरह की आय किस तरह की होती है, वह कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों के बारे में जाना। कल हम जानेंगे बजट के बारे में, बजट के टाइप्स जानेंगे। बजट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, टीजीटी पीजीटी है, नेट है, इनमें कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन्हें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही ये जो आज हमने चैप्टर पढ़ा है मनी मैनेजमेंट वाला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। मिलेंगे कल बजट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।